11th के सिलेबस का रिवाइज कैसे करें, चाहे जेई की तैयारी करने वाले बच्चे हो, चाहे नीट की तैयारी करने वाले बच्चे हो। मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में यही सवाल घूमता फिरता रहता है कि सर 12th भी चल रहा है, सर 11th भी इतना सारा है, उसका भी रिवीजन करना है, सर कैसे करें। तो बच्चों, आपके इन्हीं सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं। पीडब्ल्यू विद्यापीठ परिवार की तरफ से मैं अवधेश गोस्वामी, मैथ्स एजुकेटर, आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब आते हैं कि सर रिवीजन कैसे करें। तो सबसे पहली बात बच्चों, ये सबसे पहली बात बच्चों के दिमाग में क्या आता है ना, मुहूर्त का वेट करते हैं कि अच्छा दशहरा का छुट्टी मिलेगा ना, तब हम 11th के रिवीजन करेंगे। अच्छा छठ वाला छुट्टी मिलेगा ना, दीपावली छठ के बीच में, तब हम रिवीजन करेंगे, या ये वाला छुट्टी मिलेगा तब रिवीजन करेंगे। बच्चों सबसे पहली बात बता दे, यही हम लोगों का सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि हम लोग मुहूर्त का प्रतीक्षा करते रहते हैं। एक्चुअली में कोई मुहूर्त आता नहीं है बेटा, कोई मुहूर्त नहीं आता है। आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपना एक फिक्स्ड टाइम बनाना पड़ेगा, जिससे हम 11th के सिलेबस को रिवीजन कर पाएंगे। 11th के सिलेबस को कैसे रिवीजन करेंगे, ये तो एकदम एक टू जेड चीज हम आपको बताएंगे इस पूरे वीडियो में। लेकिन आप सबसे पहले ध्यान दीजिए इन बातों पे जो आपको हम दिखा रहे हैं। क्या देखिए, आपको डेडिकेटेड स्ट्रिक्ट टाइम निकालना पड़ेगा। एकदम ध्यान रखिएगा मेरे शब्दों को, क्या बोल रहे हैं हम, डेडिकेटेड स्ट्रिक्ट टाइम स्लॉट लाना पड़ेगा। यानी हम डेली कितना घंटा रिवाइज करेंगे 11th का, वो भी 12th का सिलेबस चलते हुए, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर बता दें आपको, जितना आपका ड्यूरेशन होता है पढ़ाई का, जो भी टाइम आपका होता है टोटल पढ़ाई का, उसका मिनिमम 10 से 15% आपको समय निकालना है रिवीजन का। हमेशा ध्यान रखिएगा। तो द रिवीजन में भी 15% में 5% मान के चलिए आप समय रखिए, किसके लिए, 12th के रिवीजन का। यानी आप उसमें से 10% यानी अप्रोक्स और आइडिया अगर देखें तो हम लोग 10 घंटा अप्रोक्स दिन में पढ़ते हैं, तो 1 घंटा हमको डेली 11th के रिवीजन के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। और फिर बता दें, इसके लिए कोई मुहूर्त का वेट नहीं कर रहा है, इसके लिए कोई टाइम डिसाइड करने का वेट नहीं कर रहा है, डेली करना है तो करना है, और वो भी एकदम डेडिकेटेड स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे कि ये 1 घंटा 11th का रिवीजन ही होगा और डेली होगा। क्लियर बच्चों। अब एक सर कैसे करें, इसमें 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, आइए आपको बताते हैं। 2 कैटेगरी के बच्चे ये होते हैं, जैसे एक बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 11th क्लास तो पढ़ा, लेकिन अच्छे से उनके दिमाग में नहीं है चीजें, या उनके दिमाग में से लगभग चीजें इवोपरेट कर गया, उड़ गया है ना, लेकिन पढ़ा था उन्होंने। और एक ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सर हम तो 11th कुछ पढ़े ही नहीं सर, हमको तो कुछ सर समझ में ही नहीं आया सर, सर हमको तो कुछ हवा ही नहीं लगा सर। ऐसे भी बच्चे होते हैं, है ना। यानी एक ऐसे बच्चे जिन्होंने 11th पढ़ा लेकिन अभी कुछ दिमाग में एकदम नहीं है ना। और एक ऐसे बच्चे जिनका पूरा का पूरा 11th ही बर्बाद है, कुछ पढ़ा ही नहीं बेचारा। वो बच्चे अगर आप 12th में आ चुके हैं तो अब एक सबसे बड़ा समस्या होता है कि आपका 12th का भी सिलेबस चलता रहता है। यानी जो सिलेबस चल रहा है उसको भी पढ़ाई करना है, उसका भी जो भी काम है वो सारा करना है, और हमको 11th का भी पूरा रिवीजन करना है। तो कैसे करेंगे, ये दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उन कैटेगरी के बच्चों के लिए जिन बच्चों ने 11th में पढ़ाई तो किया है, लेकिन होता ना कहीं कहीं दिक्कत रह गया, या पूरा चीज अभी याद नहीं है। उन बच्चों को कैसे रिवाइज करना है, पहले उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम वैसे बच्चे के बारे में बात करेंगे जिन बच्चों का 11th पूरी तरह से बर्बाद है, वो 12th में आ चुका है, तो अब 11th के लिए क्या कर सकते हैं। ये दोनों बच्चों को हम अलग अलग तरीके से बताएंगे। पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने 11th पढ़ा लेकिन अब कुछ याद नहीं है, उनके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो 11th के रिवीजन करेंगे, ये हम क्या लिखे आप देखिएगा, है ना। आप ये बात ध्यान रखिएगा, 11th का रिवीजन करना है, लेकिन 12th जो हमारा है वो हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी। ये बात हमेशा ध्यान रखना है, 12th हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। 12th के सिलेबस के कॉस्ट पे, यानी इसको किसी तरह से कोई डैमेज हो, इसके कॉस्ट पे हम 11th का रिवीजन नहीं करेंगे। यानी 12th का सिलेबस हमारा पूरी तरह से सही चलता रहना चाहिए। जो सर पढ़ा रहे क्लास में वो पूरी तरह से हम उसका होमवर्क, डीपीपी, मॉड्यूल सारा बनाते चले, यानी वो करते चले। यानी 12th में कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, 12th में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी 12th के कॉस्ट पे हम कोई काम नहीं करेंगे। 12th जब हमारा पूरा अच्छे से चल रहा है, तब 11th के रिवीजन को क्या करेंगे, आइए अब ये बता रहे हैं, है ना। ध्यान रखिए, डेली 1 घंटा आप फिक्स कर दीजिए कि ये हम सिर्फ 11th के रिवीजन के लिए करेंगे। अब इसमें क्या क्या करना है सुनिएगा। बच्चे सबसे बड़े क्या क्या गड़बड़ी करते हैं, जैसे सबसे अच्छा जो रिवीजन का पार्ट आपके लिए है, वो जो आपने 11th क्लास में पढ़ाई किया, सर का जो नोट्स होगा, सबसे बेस्ट चीज वही होता है। यानी सबसे बड़ा साथी आपका वही है ना।
आप क्या करेंगे, जो सर नोट्स पढ़ा है उसमें एक एक चीज रहता है, थ्योरी रहता है, फिर क्वेश्चंस रहता है, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होता है, ये सारी चीजें उसमें दिया रहता है। तो आपको रिवीजन में, अच्छा एक गलती यहां पे बच्चा और करता है, बच्चा सोचता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम थ्योरी पढ़ लिए, हो गया रिवीजन। तो बेटा कभी भी ध्यान रखिए, ये कंपटीशन का एग्जाम है, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, यहां पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप अगर सिर्फ थ्योरी को रिवाइज कर लेंगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा बेटा। यानी आपको क्या देना है पहले वो ध्यान रखिए। दूसरा समस्या है कि आपके पास एक ही घंटा है डेली, तो आपको कैसे पढ़ना है वो बता रहे। पहले तो जो आपका नोटबुक है, जो भी आपका क्लास नोट्स है, उसका आप फास्ट रीडिंग कीजिए। फिर यहां ध्यान रखिएगा, आपको सारे थ्योरी फास्ट रीडिंग करना है, स्लो रीडिंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पूरा 11th रिवाइज भी करना है। तो आपको क्या करना है, थ्योरी फास्ट रीडिंग करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन सर कराए क्लास में तो बहुत सारे क्वेश्चन कराए होते हैं, लेकिन आपको वैसे क्वेश्चन पे हिट करना है जो क्वेश्चन में नए नए कॉन्सेप्ट आए हुए हैं, या जो क्वेश्चन आपको वहां पर बहुत टफ लगा था, या जो क्वेश्चन आप नहीं बना पाए थे, वो सब क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते चला। यानी कि क्लास नोट्स के बाद एक एक्स्ट्रा पेज रखिए और उसमें जो क्वेश्चन है, जो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बनाते चलिए। यानी हमेशा ध्यान रखिएगा, थ्योरी आपको, क्लास नोट्स का थ्योरी एकदम फास्ट में पढ़ना है, एकदम फास्ट रीडिंग करना है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। यानी जो क्लास नोट्स में ही है, जो जो क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट था, जो जो टफर क्वेश्चन था, या जो आप उसमें हिट नहीं कर पाए, उन सभी क्वेश्चन को अलग पेज पे आपको सॉल्व करना है। ध्यान हमेशा रखिएगा, सिर्फ थ्योरी को फास्ट रीडिंग से काम नहीं चलेगा, तब तो फिर आप बोरिंग जैसा फील करेंगे। यानी जैसे थ्योरी पढ़ लिए, फिर थ्योरी पढ़ लिए, फिर थ्योरी पढ़ लिए, एकदम बोरिंग जैसा फील होगा, अरे भाई क्या कर रहे हैं, ऐसा वाला फील होगा। यानी कहने का मतलब आपको बेटा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्व से थ्योरी पे जाना, ये बेस्ट तरीका है रिवीजन का। क्योंकि प्रॉब्लम खुद ही आपको जो जो कॉन्सेप्ट छूट रहा होगा, जो जो टिप्स छूट रहा होगा, वो सारा कॉन्सेप्ट आपको वहां पे थ्योरी पे पहुंचाएगा। तो बातें समझ गए, थ्योरी को आपको फास्ट रीडिंग करना है, उसके बाद जो जो प्रॉब्लम्स है उन सभी प्रॉब्लम को बनाना है। यानी कि लगभग 30% टाइम थ्योरी पे देना है, 70 to 75% टाइम्स प्रॉब्लम सॉल्विंग पे देना है। तभी जैसे ये टॉपिक फटाफट कंप्लीट हुआ, फिर नेक्स्ट कंप्लीट हुआ, फिर नेक्स्ट कंप्लीट हुआ। तो यही चीज हमें लिखा है कि पहले आप 11th का जो क्लास रेट है उसको करिए, उसके बाद जितने भी उसका प्रैक्टिस डीपीपीज पीवाईक्यूज है। और एक बात ध्यान रखना है, हर टॉपिक का मिनिमम 20 पीवाईक्यूज बनाना ही है। हमेशा ध्यान रखिएगा नंबर्स, हमेशा हर टॉपिक का मिनिमम 20 पीवाईक्यूज बनाना ही है। और 20 पीवाई के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पिछले 4 से 5 साल का क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे पीवाईक्यू का, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे बेटा, है ना। तो 20 पीवाईक्यूज आपको हर टॉपिक का बनाना है, यह ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने क्लास नोट से भी देखा, उसके बाद भी अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, या पूरा का पूरा कुछ दिमाग में रिमाइंड नहीं कर पा रहे, तो वैसे रेयरेस्ट केस में, ऐसा एक आध दो टॉपिक ही होता है बेटा, तो वैसे रेयरेस्ट केस में आप यूट्यूब पे या तो किसी कहीं भी कोई लेक्चर हो, या अगर वन शॉट लेक्चर हो, तो उससे देख के उस टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं बेटा। तो इस तरह से आप 11th को कवर कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें हम तब बता रहे हैं, 12th के सिलेबस को प्रायोरिटी देंगे। 12th के सिलेबस को कहीं से कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, यानी इसके कॉस्ट पे नहीं बेटा। इसको करते हुए तब हम 11th को रिवाइज करते चलेंगे, और डेली एकदम डेडिकेटेड टाइम स्लॉट हमारा 1 घंटा का फिक्स होगा, उसमें 11th रिवाइज करेंगे और फास्ट करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है। अब एक और बात आता है बेटा, वो भी सुनिए। क्या बात क्या आता है कि हम सर कैसे करेंगे। अब देखो, बच्चे तो अपने हिसाब से सोचते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन उनको एक प्लान के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्लानिंग के साथ नहीं चलेंगे तो फिर समस्या आपका होगा, पूरा रिवाइज नहीं हो पाएगा। तो प्लानिंग के साथ कैसे चलेंगे वो भी बता रहे बेटा, ध्यान रखिए। सबसे पहले जो आपका नोट्स हो, देखिए हमने साफ साफ लिखा है, उसको फास्ट रीडिंग करें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, अब देखो एक बात और है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं शॉर्ट नोट्स बना लेंगे हम, लेकिन मान लीजिए अगर किसी बच्चे ने नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, जो आपका क्लास नोट्स है, रेड कलर का पेन रखिए, जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उसको टिक मार दीजिए, या जो लगता है आईएमपी लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। इससे क्या होगा, जो क्लास नोट्स है वो तो सबसे बड़ा साथी आपका है ही, वही क्लास नोट्स जब अंडरलाइन करते जाएंगे तो एक तरह से आपका वो शॉर्ट्स नोट्स बन जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे बेटा, तो पहली बार पढ़ने में हो सकता है आपको 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा भी लग जाए एक टॉपिक कंप्लीट करने में। दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो सिर्फ वो अंडरलाइन वाला पार्ट पढ़ेंगे, तो हो सकता है जो 3 घंटा में हो सकता था वो काम 1 घंटा में हो जाएगा। और फिर जब एग्जाम के टाइम पे आएंगे तो हो सकता है वो आधे घंटे में आप कर पाइए। तो इससे क्या होगा, बहुत कम समय में आप मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर लेंगे बेटा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, जो आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, जब भी आप रफ में होता ना
नोट्स लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, और जो नोट्स में रफ में लिखते हैं, कृपया उस नोट्स को भी जो रफ में सॉल्व करते हैं उसको भी जरूर देखिए कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे बनाया था। तो पहला बात ये ध्यान देना है। दूसरा बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सवाल सॉल्व करना है। हमेशा ध्यान रखना, बच्चे ये गड़बड़ी करते हैं कि क्लास नोट्स को ऐसे एक बार देख लिए, हाँ सर रिवाइज हो गया सर, सब देख लिए। बेटा उससे नहीं होगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है उसमें जितने भी सवाल हैं उन सभी सवाल को सॉल्व करना है। सवाल को सॉल्व करना एकदम क्लियर है बेटा। दूसरी बात यह है कि पूरे के पूरे 11th के सिलेबस को अभी जैसे मान लीजिए अगस्त स्टार्ट हो रहा है, अगस्त से लेकर दिसंबर तक का बना लीजिए कि हमारे पास इतना सिलेबस है, इतना टॉपिक्स है और इतना डेज है। उसका एक फिक्स बना दीजिए कि अभी एक वीक में इतने टॉपिक्स कवर हो जाने चाहिए, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री हो या बॉटनी हो या जियोलॉजी हो, जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं। इसे से हर वीक का प्लान आप फिक्स कीजिए और एक वीक में हमको इतना टॉपिक कंप्लीट करना है, तो उसको डेली बेसिस पे लेक्चर वाइज कंप्लीट करते चलिए कि इस वीक में हमको इतना लेक्चर कंप्लीट करना है। क्लियर है? उसके बाद आप कोई भी एक टेस्ट ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, ताकि उसके हिसाब से जो जो डेट है टेस्ट का, उसके हिसाब से टेस्ट वाइज आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता जाए। जैसे मान लो हमको टेस्ट में आ रहा है कि हमको एनएलएम का एग्जाम देना है, वर्क पावर एनर्जी का देना है, या मैथ्स में कुछ देना है, या केमिस्ट्री में कुछ देना है, तो भैया वो टॉपिक हम कंप्लीट करते चलेंगे तभी तो होगा। तो ये टेस्ट के वाइज आप करते चलेंगे। एक सबसे बड़ा समस्या क्या होता है बच्चों में, रिवीजन को लेकर जो एक डाउट होता है या वो गड़बड़ करता है, वो ये सोचता है अरे एग्जाम जब आएगा ना तब रिवाइज करेंगे। बेटा जब एग्जाम आएगा तब रिवाइज करेंगे तो एक साथ आपका 12th 11th पूरा, समझ रहे हो, 11th का पूरा टॉपिक 12th का मतलब कितना हो जाएगा, बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा। यानी यह चीज कभी नहीं समझना है। जो भी अच्छे बच्चे टॉपर्स होते हैं वो रिवीजन डेली बेसिस पे करते हैं, कभी भी यह गलती नहीं करते कि एग्जाम जब आएगा तब रिवाइज करेंगे। वो डेली बेसिस पे रिवीजन करते हैं, और डेली बेसिस पे करेंगे तो क्या होगा, आज जो टॉपिक हमने रिवाइज किया, जैसे मान लो आज कोई टॉपिक हम रिवाइज किए, वो टॉपिक नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करेंगे तो हमको आधा घंटा लगेगा, अगर आज 1 घंटा लगा तो फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे तो हो सकता है 15 मिनट में रिवाइज हो जाए। तो आपको यह बात हमेशा ध्यान रखना है, रिवीजन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पढ़ाई का एक होता है ना साथ का प्रोसेस है। कभी भी रिवीजन के लिए कोई टाइम का वेट नहीं कीजिए, मुहूर्त का वेट मत कीजिए, डेली कीजिए। 11th का पूरा रिवीजन कीजिए और 12th के लिए भी सेम काम कीजिए बेटा, तब आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे बेटा, है ना। अब आते हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने मान के चले कि 11th उनका पूरा बर्बाद है, उन्होंने ध्यान से पढ़ाई नहीं, तो वो बच्चे अब कैसे 11th को कॉप अप करेंगे या रिवाइज करके आगे की पढ़ाई करेंगे, उनके लिए भी बताते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, ऐसे तो हमारा जो एक है कि भैया अब अगस्त आ चुका है, 12th का सिलेबस भी अपने आप में एक अच्छा पोर्शन है और उसको अच्छे से कंप्लीट करना जरूरी है। और बार बार हम बोल रहे हैं कि हम 11th का रिवीजन करेंगे भी तो किसी भी सूरत पे 12th के सिलेबस के कॉस्ट पे नहीं, 12th का सिलेबस सब कुछ क्वेश्चंस, डीपीपीज, मॉड्यूल सब कुछ बनाते हुए चलेंगे। उसके बाद अगर हम समय निकालेंगे और फिर हम 11th की रिवीजन पे आएंगे। तो अब वैसे बच्चे के लिए बात करें जिनका 11th पूरी तरह से नहीं पढ़ पाया, उनके लिए बात कर रहे हैं बेटा। वो मिनिमम क्या क्या कर सकते हैं वो बता रहे हैं, उनके लिए कुछ टॉपिक्स हम बता रहे हैं। पहले हम जेई के बच्चों के लिए बात करते हैं, फिर नीट के बच्चों के लिए बात करते हैं। जेई के बच्चे मैथ्स में एटलीस्ट इतना टॉपिक वो कम से कम कंप्लीट करने का कोशिश करें। उनके लिए क्या है, जो बच्चे का पूरा 11th ये है, वो कम से कम 1.5 से 2 घंटा डेली फिक्स करें कि हमको 11th के रिवीजन के लिए टाइम निकालना है। डेली 1.5 से 2 घंटा एकदम कंफर्म करें कि हमको डेली 11th का रिवीजन करना ही है। और उसमें टॉपिक्स क्या क्या गौर करेंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बता रहे हैं कि आप इतना मिनिमम कर लीजिए ताकि आपका कल्याण हो जाए, जेई में सिलेक्शन हो जाए, और नीट वाले के लिए नीट का भी बताएंगे भी, है ना। तो जे मैथ्स के लिए गौर कीजिएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। इतना मैथ्स में मिनिमम कर लेना है तो आपका 99 परसेंटाइल की तरफ आपका रास्ता खुल जाएगा बेटा। तो मैथ्स में ये, फिजिक्स में यूनिट, मेजरमेंट, एलएनएम, वर्क एनर्जी, पावर और रोटेशन, है ना। और वैसे केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, रेडक्स रिएक्शन, नोमेनक्लेचर, पीरियोडिक टेबल और जीओसी। ये हुआ जेई के बच्चों के लिए। अब हम बात करते हैं नीट के बच्चों के लिए। तो नीट के बच्चों को अगर बात करें तो फिजिक्स में सेम टॉपिक, यूनिट, मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, एनएलएम, वर्क एनर्जी, पावर एंड रोटेशन। केमिस्ट्री में सेम मोल कॉन्सेप्ट, रेडक्स रिएक्शन, नोमेनक्लेचर, पीरियोडिक टेबल एंड जीओसी। और बॉटनी और जूलॉजी, तो बॉटनी और जूलॉजी का जहां तक बात है बेटा, हम तो बोलेंगे कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी आप रिवाइज कीजिए बॉटनी और जूलॉजी में। लेकिन उसके बाद भी अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, मिनिमम इतना तो करना ही करना है। बॉटनी में सेल साइकिल और सेल डिवीजन, और जूलॉजी में स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन साइकोलॉजी और यूनिट
ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट और बायोमोलिक्यूल्स, यानी इतना आपको बायोलॉजी में करना है, यानी बॉटनी और जियोलॉजी में नीट के बच्चों को लेकर है। ऐसे हम आपको सजेस्ट करेंगे कि बॉटनी और जियोलॉजी में आप एनसीईआरटी को पूरा रीडिंग कर लें, एक बार तो एटलीस्ट रीडिंग करके उसको अच्छे से तैयार कर ही ले, ठीक है। तो ये एक तरीका है बेटा जिससे आप 11th को पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। और बार बार हम बोल रहे हैं 12th के सिलेबस के कॉस्ट पे नहीं बेटा, है ना। 12th का सिलेबस एकदम बढ़िया से चलते रहना चाहिए, सारे डीपीबी सारे सिर्फ करते हुए आप 11th को जब करेंगे तो आप 100% देखेंगे जो जेई वाले बच्चे हैं वो जेई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और जो नीट वाले बच्चे हैं वो नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं बेटा, है ना। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, थैंक यू। पीडब्ल्यू परिवार की तरफ से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत थैंक यू बेटा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।